कोनोहा की राख पर खड़ा नारुतो आज रो नहीं रहा, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सबको वापस लाने के लिए उसने मौत के देवता से एक ऐसा सौदा किया है जहां हर जीत उसे अपनों के करीब और अपनी ही मौत के और भी करीब ले जाएगी। क्या वो दुनिया को बचाने के लिए खुद को इतिहास से मिटाने के लिए तैयार है? माउंट मयोगोकू की शांत हवाओं में नारुतो की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। सेज मोड की असीम शक्ति उसकी रगों में दौड़ रही थी। उसे लग रहा था कि वह अब अपने गांव और अपने अपनों की रक्षा करने के काबिल बन चुका है। लेकिन जैसे ही रिवर्स समनिंग की धुंध छंटती है, नारुतो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। धुआं हटते ही उसे वह कोनोहा नहीं दिखता जहां वह बड़ा हुआ था। सामने सिर्फ एक अंतहीन गहरा गड्ढा और चारों तरफ बिखरी हुई राख थी। पेन के ऑलमाइटी पुश ने एक ही झटके में पूरे इतिहास को मिट्टी में मिला दिया था। वह गलियां, वह छतें, वह लोग सब गायब थे। नारुतो पागलों की तरह मलबे में अपनों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिर्फ सन्नाटा मिलता है। कुछ ही दूरी पर उसे काकाशी का बेजान शरीर दिखता है, जिनकी आंखें अब भी खुली थीं, पर उनमें कोई चमक नहीं थी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे हिनाटा का वो फॉरहेड प्रोटेक्टर मिलता है जो बीच से टूटा हुआ और खून से लथपथ था। वही हिनाटा जो उसे बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ी थी। लेडी सुनाडे का शरीर भी हार मान चुकी थी। पेन ने किसी को नहीं छोड़ा था। जिसे बचाने के लिए नारुतो ने इतनी कड़ी मेहनत की थी, वे सब अब ठंडी लाशें बन चुके थे। यह कोई युद्ध नहीं, एक कब्रिस्तान था। नारुतो अपनी जगह पर जम जाता है। उसकी सेज मोड की आंखें अब डर और सदमे से फटी रह जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह जिसे अपना घर कहता था, वह अब सिर्फ एक श्मशान बन चुका है। कोनोहा की राख के बीच खड़ा नारुतो अब इंसान नहीं, बल्कि विनाश का एक दहकता हुआ गोला लग रहा था। अपनों को खोने का दुख जब बर्दाश्त से बाहर हुआ, तो उसके भीतर से 9 पूंछ वाले लोमड़ी का जहरीला चक्र उबलकर बाहर आने लगा। देखते ही देखते उसकी खाल जलने लगी, हड्डियां चटकने लगी और वह 4 टेल्स के उस भयानक रूप में बदलने लग रहा था। नारुतो के बगल में खड़े नन्हे फुकासाकू की आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। वह बूढ़ा मेंढक जिसने सदियों से युद्ध देखा था, आज इस तबाही को देखकर कांप रहा था। उसके सामने सिर्फ राख का ढेर नहीं था, बल्कि वह सपना था जिसे जिराया ने अपनी जान देकर सींचा था। नारुतो, रुको, खुद को संभालो। फुकासाकू ने चिल्लाकर उसे रोकना चाहा, लेकिन उसकी आवाज उस खौफनाक लाल चक्र के शोर में दबकर रह गई। जैसे ही नारुतो का शरीर 4 टेल्स में बदलने लगा और उसकी खाल जलने लगी, फुकासाकू पीछे हट गया। उसने देखा कि नारुतो के घावों से खून नहीं, बल्कि शुद्ध नफरत निकल रही थी। फुकासाकू को एहसास हुआ कि वह जिस लड़के को उम्मीद की किरण समझकर यहाँ लाया था, वह अब एक जलते हुए ज्वालामुखी में बदल चुका है। वह चाहकर भी नारुतो को छू नहीं पा रहा था। उधर नारुतो के माइंडस्केप के गहरे सन्नाटे में कुरामा सलाखों के पीछे बिल्कुल शांत खड़ा था। आज वह चिल्ला नहीं रहा था। उसकी आंखों में वो पुरानी नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। वह देख सकता था कि बाहर नारुतो का वजूद टूटकर बिखर रहा है। कुरामा के मन में एक लालच उठा। यही तो वो मौका था जिसका उसे सदियों से इंतजार था। वह चाहे तो अभी नारुतो के टूटे हुए दिल का फायदा उठाकर उसके शरीर पर पूरा कब्जा कर सकता है और हमेशा के लिए आजाद हो सकता है। लेकिन तभी उसके सामने एक कड़वा सच आकर खड़ा हो गया। कुरामा जानता था कि अगर आज नारुतो खत्म हुआ, तो बाहर खड़े अकात्सुकी उसे दबोच लेगा। वह आजाद नहीं होगा, बल्कि फिर से एक बेजान हथियार बनकर किसी अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया जाएगा। अचानक कुरामा के कान में सेज ऑफ 6 पाथ के वो आखिरी शब्द गूंज उठे। वह सपना जहां इंसान और टेल्ड बीस्ट मिलकर इस दुनिया में शांति लाएंगे। कुरामा ने अपनी विशाल आंखों से नारुतो को देखा, जो गम के समंदर में डूब रहा था। उसे एहसास हुआ कि अगर आज उसने नारुतो का साथ नहीं दिया, तो दुनिया से उम्मीद का आखिरी कतरा भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। कुरामा ने अपनी मुट्ठी कसी। आज उसने विनाश को नहीं, बल्कि उस लड़के को चुनने का फैसला किया जिसने उसे कभी राक्षस नहीं समझा था। वह अब उसे गिरने नहीं देगा। अचानक नारुतो के शरीर से उबलता हुआ वह लाल चक्र थम गया। उसकी जल चुकी खाल जादुई तरीके से फिर से भरने लगी। बाहर खड़े फुकासाकू बस फटी आंखों से देख रहे थे कि अभी अभी तबाही मचाने वाला वह ज्वालामुखी एक पल में शांत कैसे हो गया। लेकिन सच तो यह था कि नारुतो का मन अब इस दुनिया में नहीं, बल्कि उसके माइंडस्केप के अंदर था। नारुतो उस अंधेरे में घुटनों के बल बैठा था। सामने पिंजरे में बंद 9 पूंछ वाले लोमड़ी को देख उसने गुस्से और बेबसी में चिल्लाकर पूछा, तुमने मेरा चक्र क्यों रोक दिया? मुझे आजाद क्यों नहीं होने दिया? अब मैं जीकर भी क्या करूंगा? मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मुझे मर जाने दो। 9 पूंछ वाले लोमड़ी ने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में जवाब दिया, शांत हो जाओ लड़के। अगर तुम अभी मर जाते तो इस गांव को और यहाँ के लोगों को वापस लाने का आखिरी रास्ता भी हमेशा के लिए बंद हो जाता। यह सुनते ही नारुतो के कान खड़े हो गए। उसने चौंक कर पूछा, क्या क्या कह रहे हो तुम? साफ साफ बताओ, कौन सा रास्ता है? कुरामा ने अपनी विशाल आंखें नारुतो पर टिकाई और कहा, एक ऐसी फॉरबिडन जुत्सु है जिससे मौत के देवता
यानी रीपर डेथ शिनिगामी से सौदा किया जा सकता है। यह वही तकनीक है जिसकी मदद से चौथे होकागे यानी तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे अंदर सील किया था। नारुतो का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या चौथे होकागे मेरे पिता हैं? ये क्या बक रहे हो तुम? कुरामा ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, अभी इस बारे में बात करने का वक्त नहीं है। तुम्हारे माता पिता की कहानी मैं तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगा। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। रीपर डेथ शिनिगामी सिर्फ आत्माओं को कैद नहीं करता, बल्कि वह जीवन दान भी दे सकता है, लेकिन उसके बदले वह तुम्हारी जान की कीमत मांगेगा। क्या तुम तैयार हो? नारुतो की आंखों में जो आंसू थे वे अब एक फौलादी चमक में बदल चुके थे। उसने एक गहरी सांस ली और बहुत ही भारी आवाज में कहा, अगर सबको वापस लाने का यही एक तरीका है तो मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। मैं तैयार हूँ। मुझे बस ये बताओ कि उस शिनिगामी को बुलाना कैसे है। माइंडस्केप के भीतर कुरामा ने नारुतो को उस खौफनाक विधि के बारे में बताया जिसे उसने बरसों पहले मिनातो को करते हुए देखा था। वह जानता था कि मौत के देवता को बुलाने के लिए किन हाथों की मुद्राओं और किस संकल्प की जरूरत होती है। जैसे ही नारुतो को वो सब समझ आया, उसकी आंखें खुली। वह वापस राख हो चुकी कोनोहा के बीच था। बगल में खड़े फुकासाकु ने घबराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। नारुतो, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था तुम्हें? नारुतो ने बहुत ही शांति से उनका हाथ हटा दिया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बस एक ठंडी शांति थी। उसने कहा, मैं ठीक हूँ, पर अब रुकने का वक्त नहीं है। आप बस पीछे हट जाइए। फुकासाकु कुछ समझ पाते उससे पहले ही नारुतो के हाथ हवा में तेजी से चलने लगे। कुरामा के बताए हुए संकेतों को वह पूरी सटीकता से दोहरा रहा था। फुकासाकु का गला सूख गया। वे चिल्लाए, नारुतो, ये तुम क्या कर रहे हो? रुको! नारुतो ने बस इतना कहा, मेरे पिता ने इस गांव के लिए अपनी जान दी थी और आज मैं भी वही करने जा रहा हूँ, तो मुझे रोकिए मत। अचानक कोनोहा का आसमान बिल्कुल काला पड़ गया। हवा इतनी ठंडी हो गई कि फुकासाकु की रूह कांप उठी। नारुतो के ठीक पीछे एक विशाल और डरावनी परछाई दिखाई देने लगी। सफेद बाल, मुंह में दबा हुआ खंजर और आंखों में मौत का सन्नाटा। रीपर डेथ शिनिगामी अब नारुतो के पीछे खड़ा था। यह देखकर फुकासाकु के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि नारुतो ने अपनी जान की बाजी लगाकर सीधे मौत के साथ सौदा करने वाला है। नारुतो के पीछे खड़े उस खौफनाक साये को देखकर फुकासाकु की रूह कांप गई। वे चिल्लाए, नारुतो, ये पागलपन है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, रुक जाओ। लेकिन नारुतो अब पीछे मुड़ने वालों में से नहीं था। उसने ठंडी आवाज में बस इतना कहा, दादाजी, अब मुझे मत रोकिए। गांव को बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। फुकासाकु चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। नारुतो के चारों ओर फैली उस काली ऊर्जा ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नारुतो ने सीधा रीपर डेथ गॉड की आंखों में देखा और गरज कर कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गांव के हर एक इंसान को फिर से जीवित कर दें। इसके बदले में मैं अपनी जान का सौदा करने को तैयार हूँ। सन्नाटा छा गया। तभी उस विशाल परछाई ने अपने मुंह से वह खंजर निकाला और उसे हाथ में पकड़ लिया। रीपर की रूह खपा देने वाली आवाज गूंजी, आज पहली बार किसी इंसान ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की है। मैं किसी से बात नहीं करता, लेकिन लड़के, सिर्फ तुम्हारी एक जान के बदले मैं इतने सारे लोगों को जिंदा नहीं कर सकता। यह सौदा बराबर का नहीं है। यह सुनते ही नारुतो के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास जो उम्मीद की आखिरी किरण थी वह भी बुझती हुई नजर आने लगी। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। अगर मौत का देवता ही मना कर दे तो फिर दुनिया में कोई ताकत नहीं जो काकाशी, हिनाटा और बाकी सबको वापस ला सके। नारुतो गिड़गिड़ाया नहीं, बल्कि एक अटल जिद के साथ बोला, कुछ भी कीजिए पर उन्हें बचा लीजिए। आपके अलावा कोई और यह नहीं कर सकता। कोई तो रास्ता होगा। नारुतो की आंखों में अपनों के लिए वह तड़प देखकर रीपर डेथ गॉड ने खंजर घुमाया और धीमी आवाज में बोला, एक रास्ता है, लेकिन वह तुम्हारी मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होगा। शिनिगामी ने अपनी ठंडी और भारी आवाज में कहा, लड़के, अगर तुम उन सबको वापस चाहते हो तो तुम्हें 5 प्राचीन शक्तियों को ढूंढना होगा जो 5 अलग अलग डायमेंशंस में कैद हैं। हर डायमेंशन में तुम्हें एक ताकतवर दुश्मन को हराकर उसकी आत्मा को वो सील को सौंपनी होगी, तभी अगली शक्ति का रास्ता खुलेगा। नारुतो बिना पलक झपकाए सुन रहा था। शिनिगामी ने अपना खंजर आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें अभी इसी वक्त अपने खून से इस खंजर पर शपथ लेनी होगी। तुम्हें उन 5 दुश्मनों को चुनना होगा जिनका तुम सामना करोगे, लेकिन याद रखना, एक बार शपथ ले ली तो तुम पीछे नहीं हट सकते। तुम तब तक इस दुनिया में वापस नहीं लौट पाओगे जब तक तुम उन 5 शक्तियों को इकट्ठा नहीं कर लेते। शिनिगामी की आवाज और भी गंभीर हो गई। तुम मौत के साथ जुआ खेल रहे हो। अगर तुम हार गए तो ना ही तुम बचोगे और ना ही तुम्हारा गांव। क्या तुम इस मिशन के लिए तैयार हो? नारुतो ने बिना डरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे पता था कि यह रास्ता उसे मिटा सकता है, पर अपनों को वापस लाने के लिए वह नरक तक जाने को भी तैयार था। नारुतो ने जरा भी देर नहीं की। उसने अपनी उंगली पर कट लगाया और अपना खून शिनिगामी के उस ठंडे खंजर पर गिरा दिया। खून गिरते ही
पूरे इलाके में एक बिजली सी कौंधी। नारुतो की आंखों में अब बदला लेने की आग थी। उसने साफ लफ्जों में कहा, मैं तैयार हूँ। मैं अकात्सुकी के उन 5 दुश्मनों को खत्म करूंगा जिन्होंने मेरे गांव को श्मशान बनाया है। जैसे ही यह शपथ पूरी हुई, नारुतो के ठीक सामने एक काला और रहस्यमयी पोर्टल खुल गया। फुकासाकु चिल्लाए, नारुतो, मैं तुम्हें इस नरक में अकेला नहीं जाने दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नारुतो ने शिनिगामी की ओर देखा। शिनिगामी ने अपनी डरावनी आवाज में कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 5 घंटे हैं। अगर 5 घंटे के अंदर तुम 5 शक्तियां लेकर नहीं आए तो तुम हमेशा के लिए उन्हीं डायमेंशंस में कैद हो जाओगे। नारुतो ने सिर हिलाया, मुझे मंजूर है। इतना कहते ही शिनिगामी धुएं की तरह गायब हो गया। तभी दूर से 2 आदमी तेजी से उनकी ओर दौड़ते हुए आए। ये माइट गाय और यामाटो थे जो मिशन से वापस लौटे थे। लेकिन जैसे ही उनकी नजर गांव पर पड़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कोनोहा नाम का कोई गांव बचा ही नहीं था। यह क्या हो गया? यामातो की आवाज कांप रही थी। उनकी नजर दूर खड़े नारुतो पर पड़ी जो उस काले पोर्टल के अंदर कदम रख रहा था। नारुतो रुको! गाय ने पूरी ताकत से चिल्लाया और उसकी तरफ भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनके पहुंचने से पहले ही नारुतो और फुकासाकु उस पोर्टल के अंदर समा गए और वह पोर्टल एक धमाके के साथ गायब हो गया। गाय और यामातो उस राख के ढेर पर अकेले खड़े रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गांव को किसने तबाह किया और नारुतो उस काली आयाम के साथ कहां चला गया। नारुतो जैसे ही उस अनजान डायमेंशन के अंदर पहुंचा, उसे सामने जमीन पर एक विशाल सील दिखाई दी। तभी रीपर डेथ गॉड फिर से प्रकट हुआ और उसने साफ शब्दों में कहा, अपना खून इस सील पर गिराओ। यह तुम्हारे चक्र के हिसाब से किसी एक अकात्सुकी मेंबर को यहाँ खींच लेगा। उसे मारकर उसकी आत्मा इस सील को देनी होगी, तभी पहली शक्ति तुम्हारी होगी। नारुतो ने बिना देर किए अपनी उंगली का खून उस सील पर टपका दिया। खून गिरते ही सील से एक तेज रोशनी निकली और पूरी जगह थर्राने लगी। उधर अकात्सुकी के गुप्त ठिकाने पर ओबिटो, पेन, कोनान और किसामे एक साथ खड़े थे। तभी अचानक किसामे के पैरों के नीचे वही रहस्यमयी रोशनी चमकने लगी। बाकी मेंबर्स के देखते ही देखते किसामे का शरीर हवा में धुंधला होने लगा और वह उन सब के बीच से अचानक गायब हो गया। ओबिटो और बाकी सब बस देखते रह गए। वापस उस डायमेंशन में एक धमाके के साथ किसामे नारुतो के ठीक सामने आ गिरा। वह बुरी तरह हैरान था कि वह अचानक यहाँ कैसे पहुँच गया। उसने अपनी तलवार संभाली और सामने देखा, जहाँ नारुतो अपनी ठंडी आंखों से उसे देख रहा था। पहला शिकार सामने था और 5 घंटों का समय शुरू हो चुका था। अब सवाल यह है कि क्या नारुतो समय रहते किसामे को हराकर उस रहस्यमयी सील की शक्ति हासिल कर पाएगा, या फिर वो खुद इस मौत के खेल में हारकर कोनोहा को वापस जिंदा करने का अपने आखिरी मौके को भी हमेशा के लिए गवा देगा। अगले भाग में देखिए नारुतो वर्सेस किसामे। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो अभी पार्ट 2 कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।